Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the Rabindranath Tagore and his contribution on education. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फिलोसफिकल थिंकर में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था और उनके कॉन्सेप्ट जो हैं एजुकेशन में, जो उनके व्यूज़ हैं, उनको समझा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रविन्द्रनाथ टैगोर एंड हिज कॉन्सेप्ट ऑन एजुकेशन. आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे और उनके एजुकेशनल व्यूज़ को समझेंगे. सो लेट्स बिगिन विद रविन्द्रनाथ टैगोर. एज वी नो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो एक महान कवि थे, एक महान जो थे शिक्षा शास्त्री थे. इज़ अ वेल नोन पोएट एंड एजुकेशनिस्ट. ठीक, एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ वो एक ओरिजिनल पर्सनालिटी के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जिनके सोच में, जिनके विचारों में शुद्धता थी, जिनके विचार जो थे, जो सोच थी वो प्योर थी. वो उनकी तरह हम, जैसे मैंने अभी बताया कि ही वॉज अ वर्ल्ड वाइड नोन पोइट. वो विश्वविख्यात कवि थे. उनकी जो कविताएं हैं वो प्रमुखतः शेक्सपियर, गोथी, वर्ड्सवर्थ, रस्किन, शेली, कीट्स और ब्राउनिंग, इन सब से क्या थी, इंस्पायर थी. लेकिन अगर हम उनके रूट्स की बात करते हैं कि उनकी कविता का जो रूट है, जो जड़ है, वो कैसे थी, कहाँ की थी, तो वो हमारी अपनी मातृभाषा, हमारी मातृभूमि से उनकी जड़ें जो थी उनकी जड़ें इसी मातृभूमि में थी. और वो इंटेलेक्चुअली, मानसिक, बौद्धिक और दार्शनिक तौर पर यहाँ जो उनकी जो राइम स्कीम बनती थी वो उपनिषदों से प्रेरित थी, कालिदास से प्रेरित थी. और क्या कहते हैं, वैष्णव जो जितने भी मिस्टिक पोएम्स हैं कबीर की, उनसे क्या थी, सब ये जितनी भी उनकी इंस्पिरेशन थी बाहर के जो थे, जो वेस्टर्न मतलब फिलोसफर्स थे और जो पोइट्स थे, उनसे मतलब जो इंस्पिरेशन थी वो तो थी, बल्कि उनकी जो इंस्पिरेशन थी, जो रूट्स जिसको कहें इंस्पिरेशन का, वो बेसिकली इंडियन था. मेनली जो उनको माना जाता है तो वो संस्कृति के विश्लेषक के रूप में कल्चरल सिंथेसिस जो थी उनके अंदर बहुत थी, पाई जाती थी. संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को बहुत महत्व देते थे और अंतर्राष्ट्रीय एकता, इंटरनेशनल यूनिटी को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है. उनके बेसिकली जितने भी जो सॉन्ग्स उन्होंने लिखे हैं, जो मैसेजेस लिखे हैं, वो सोशल, सामाजिक कार्यों और यहाँ राजनीतिक, दोनों ही लोगों के लिए, जो समाज से संबंधित हैं लोग, जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, उन दोनों से संबंधित जो हैं उनकी जो कविताएं हैं, जो पोएम हैं, जो मैसेजेस हैं, वो दोनों के लिए ही इंस्पिरेशन का काम करते हैं. उनके द्वारा जो दिया गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो लैंडमार्क, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि लाइफ स्केच एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ. ठीक है, उनकी जो लाइफ स्केच और फिलोसफी ऑफ लाइफ क्या रहे. अगर हम लाइफ स्केच की बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन जो है वो बहुत ही कम जो है फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को लिया है. वो एट द एज ऑफ 14 ईयर्स की एज में ही उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया था. उनकी जो शिक्षा थी वो उन्होंने खुद आगे बढ़ाई और जो उनके एक्सपीरियंस थे और जो उनके ट्रेडिशनल जो व्यूज़ थे, ट्रेडिशनल एजुकेशनल मेथड्स थे, उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो एजुकेशनल थिंकिंग थी, जो शिक्षा संबंधी उनके जो व्यूज़ थे, वो उससे ही प्रेरित हुए. इन 1901 में उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की जिसे शांति निकेतन कहते हैं. और ये स्कूल जो था वो उनके शिक्षा सिद्धांतों, उनके शिक्षा संबंधित व्यूज़ पर आधारित था.
ठीक है। और इन 1921 ये इतना फेमस हुआ स्कूल कि 1921 में 1901 में इस स्कूल को बनाया गया, जिसका नाम शांति निकेतन रखा गया। और 1901 में ये इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत फेमस हुआ और इसको विश्व भारती के नाम से अब क्या है जाना जाता है। एज यू सीन इन योर स्क्रीन हेयर इन द ईयर 1901 इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। और 1921 में क्या था, ये स्कूल जो है द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन गया, जिसे हम विश्व भारती के नाम से जानते हैं। अब हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर की एजुकेशनल फिलॉसफीज और एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर, जैसे कि इसमें लिखा भी है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे लास्ट लाइन, एजुकेशन इन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन हार्मनी इन द यूनिवर्स। अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एजुकेशन है, वो बेसिकली अभी हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर वेस्टर्न फिलोसफर्स और वेस्टर्न राइटर्स दोनों से ही क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। तो वेस्टर्न फिलोसफी का भी बहुत प्रभाव इन पर रहा है। अगर हम इनकी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को देखें तो हम देखते हैं और पाते हैं कि दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ आइडियलिज्म एंड द सेकेंड वन इज नेचुरलिज्म। जो इन्होंने फिलॉसफी दी है अपने एजुकेशन की, वो बेसिकली एक मिक्सचर है, एक ब्लेंड है आइडियलिज्म का, आदर्शवाद का, और नेचुरलिज्म का, प्रकृतिवाद का। जैसे कि आप जानते हैं कि नेचुरलिज्म में चाइल्ड की फुल फ्रीडम की बात की गई है, सेम एज इट इज रविन्द्रनाथ टैगोर ऑल्सो सेड दैट, इसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर भी क्या कहते हैं, चिल्ड्रन शुड बी ब्रॉट अप इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम। यानी कि जो भी बच्चा है, आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं, कि जो भी बच्चा है, ठीक है, उसको किस एटमॉस्फेयर में उसको मतलब परवरिश पानी है, किस एटमॉस्फेयर में वो उसका पालन पोषण जो है वो होगा। तो ये कहते हैं कि फ्रीडम चाहिए, ठीक है, उसको क्या देनी चाहिए, बालक को बढ़ने के लिए हमें फुल फ्रीडम देनी चाहिए, ताकि वो अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या करे, बढ़ सके। टैगोर के अनुसार जो है वो जो शिक्षा पद्धति थी, वो ये मानते थे कि जो परंपरागत यानी कि जो ट्रेडिशनल शिक्षा व्यवस्था है, वो उसको बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करते थे, वो उसके लिए बिल्कुल निष्क्रिय थे, वो बिल्कुल उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि किसी भी बालक को जो एजुकेशन है, किसी भी चाइल्ड को जो एजुकेशन है, हम घर की 4 दीवारी तक उसको सीमित नहीं रख सकते, हमको उसको नेचर में ले जाना है, हमको उसको फ्रीडम देनी है, ताकि जो उसकी इनिशिएट एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी आंतरिक जितनी भी शक्तियां हैं, वो पूरी तरह से क्या हो सके, पूरी तरह से विकसित हो सकें, पूरी तरह से इनिशिएट एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो सकें। उनके अनुसार जो था, जो प्रकृति के द्वारा, ठीक है, प्रकृति के द्वारा दी गई शिक्षा, और प्रकृति ही क्या है, उत्तम जो है एक शिक्षा है। तो इतनी बातों से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जितनी भी बातें रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कही गई हैं, वो नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद पर पूरी तरह से निर्भर हैं। तो इस तरह से ये जो जितना भी कॉन्सेप्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर का, ये शो करता है कि ही इज़ अ बिलीवर ऑफ नेचुरलिज्म, ठीक है, वो नेचुरलिज्म के क्या थे, बिलीवर थे। तो इस तरह से जो नेचुरलिज्म की जो जितनी भी फीचर्स हैं, वो इसमें इंक्लूड होते हैं इनकी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में। लास्ट हम देखते हैं, टैगोर बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी गिवन इन द नेचुरल सराउंडिंग्स, children should be brought into direct contact with nature,
As child made is curious, alert, restless and eager to receive direct experience from the nature. जस्ट इसकी कंप्लीट यही है कि हमें जो अपने चाइल्ड को है, अपने बच्चे को है, हम अपने स्टूडेंट्स को क्या करना है, हमको उसको करके सीखने की फुल फ्रीडम देनी है ताकि वो स्वयं द्वारा सीख सके। उसको जो कुछ सीखना है हमको उसको बाधित नहीं करना है कि आपको ये सीखना है। वो जो चाहता है सीखना, हमको क्या करना है, उसमें उसकी हेल्प करनी है और उसको अपने एम तक के, उसके गोल तक के क्या करना है, हमको पहुंचाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने अभी आपसे दो बातें कही थी कि हिज फिलोसफीज जो है इसकी, इनकी जो एजुकेशन फिलोसफी है वो दो जो है मतलब दो चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं, दो फिलोसफी से मैच करती है। द फर्स्ट वन इज आइडियलिज्म एंड द सेकेंड वन इज नेचुरलिज्म। ठीक है, तो नेचुरलिज्म के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ें ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो नेचुरलिज्म में इनके इंक्लूड होते हैं। सेम एज इट इज़ जो टैगोर थे वो स्पिरिचुअल भी थे, तो जो स्पिरिचुअलिटी थी वो उनके आइडियलिस्टिक व्यू से मैच करती थी। एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में हम देखते हैं तो पाते हैं कि जैसे कि आप फर्स्ट एम्स ऑफ एजुकेशन जो देख रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग शिक्षा जो होनी चाहिए वो रियल होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए और उसके किस टर्म में होनी चाहिए, उसकी इमोशन, सेंस और इंटेलेक्ट के टर्म्स में, यानी कि व्यक्ति को उसकी भावना, उसके क्या कहते हैं सेंसेस, ठीक है, इंद्रियों और उसकी बुद्धि के संदर्भ में संपूर्ण बनाने वाली होनी चाहिए, यानी कि संपूर्णता होनी चाहिए। इन तीनों क्षेत्रों में जो है इमोशन, सेंस और इंटेलेक्ट के जो फील्ड हैं, इन पूरे सारे फील्ड्स में क्या होने चाहिए, उसको संपूर्ण यानी कि होल सारे एस्पेक्ट को कवर करते हुए उसका डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे मैंने अभी कहा कि वो संपूर्णता की बात करते हैं, होल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो उनका एम है, ठीक है, सेकेंड आप पॉइंट देख सकते हैं कि एजुकेशन शुड बी एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीट लाइफ। ठीक है, पूरी लाइफ का एजुकेशन कैसी हो हमारी, एजुकेशन हमारी जो हो वो कंप्लीट लाइफ का संपूर्ण जो जीवन है उससे संबंधित हो, उसका विकास करने वाली हो, जिसमें हमारा आर्थिक, हमारा इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, हमारा एस्थेटिक यानी कि सौंदर्यात्मक, हमारा सामाजिक और हमारा आध्यात्मिक हर, ठीक है, फील्ड का विकास हो सके, हर एस्पेक्ट का विकास हो सके। तो फर्स्ट वन इज, फिर से बोल देती हूँ, डेवलपमेंट में अगर आप एम ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये जो लाइन है ये आपका कंप्लीट जो है एम को शो करती है कि उनके एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थे, कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, ह्यूमन बीइंग का कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें उसका आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसका इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक विकास है, उसके एस्थेटिक यानी कि सौंदर्यात्मक विकास है, सोशल यानी कि सामाजिक विकास और स्पिरिचुअल यानी कि उसका आध्यात्मिक विकास, सारे क्षेत्रों का कंप्लीट क्या करना है, विकास करना है। और हमें क्या करना है, जो मेन पर्पस है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो क्या करा सके, उसको आत्मबोध करा सके, सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो करा सके। एक बात जो एम्स ऑफ एजुकेशन में ये बहुत जोर देते हैं वो ये है कि उन्होंने प्राचीन वैदांतिक, ठीक है, जो शिक्षा के साथ साथ आधुनिक वैज्ञानिक, प्राचीन के साथ साथ उन्होंने जो आधुनिक जो है जो साइंटिफिक एजुकेशन है उसकी अभिवृत्तियों को विकसित करने की बात की है, यानी कि जो ट्रेडिशनल जो है जैसे कि हम कह सकते हैं कि
यानी कि उन्होंने जो साइंटिफिक एटीट्यूड है, मॉडर्न साइंटिफिक एटीट्यूड को का डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़ोर दिया है। और जैसे कि ये नेचुरलिज्म से बिलोंग करते थे, नेचुरलिज्म को बहुत मानते थे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि नेचुरलिज्म जो है उसकी बहुत इनके ऊपर बहुत असर था, बहुत प्रभाव था उसका, प्रकृतिवाद का। तो ये शिक्षा जो पुस्तकीय ज्ञान था उसका ये थे विरोध करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि करिकुलम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि करिकुलम के बारे में इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, स्कूल और करिकुलम क्या है। अगर हम करिकुलम की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया था कि इनके ऊपर आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म यानी कि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद दोनों से ही ये प्रभावित थे। तो इन्होंने जो पहला जो मतलब जैसे हम करिकुलम कंस्ट्रक्शन की बात करें, इससे पहले मैंने आपको एम बताया था, इसमें कहा था ये ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की बात करते हैं। तो इन्होंने करिकुलम को भी ऐसे कंस्ट्रक्ट करने की बात कही है जिसमें स्टूडेंट का स्पिरिचुअल, उसका क्रिएटिव, उसका एस्थेटिक और वोकेशनल यानी कि उसका आध्यात्मिक, उसका सृजनात्मक, उसका सौंदर्यात्मक और व्यावसायिक विकास यानी कि सारे एस्पेक्ट का विकास, लाइफ के सारे एस्पेक्ट का विकास हो सके, यानी कि उसका होलिस्टिक। इससे पहले भी मैंने एम्स में भी बताया। देखिए, जब भी हम किसी भी एजुकेशन के एम को डिटरमाइन करते हैं तो हमारे जो एम होते हैं, हमारे जो उद्देश्य होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रख करके क्या होता है, पूरा जो जैसे कि टीचिंग मेथड्स हैं, स्कूल है, स्टूडेंट हैं, करिकुलम है, ये सब का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बेसिकली हमारे एम पर ही बेस्ड होता है। तो करिकुलम जो है, ठीक, इसीलिए मैं आपको एम से मतलब रिलेट करके बता रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये एम था, इसलिए करिकुलम को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया। तो पहले मैंने आपको एम भी ये बताया था कि एम ऑफ एजुकेशन रविन्द्रनाथ टैगोर का था कि होलिस्टिक जो था वो डेवलपमेंट था। तो करिकुलम में भी ये कहते हैं कि स्टूडेंट का क्या करना है, हमको होलिस्टिक जो है यानी कि हर तरह के सारे एस्पेक्ट का क्या करना है, विकास करना है। अच्छा, ये इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये दो चीज़ों को बहुत मानते थे, एक कल्चर सिंथेसिस को यानी कि संस्कृति को बहुत मानते थे, और सेकंड वन इज इंटरनेशनल यूनिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एकता पर बहुत विश्वास रखते थे। तो कल्चर को, ठीक है, कल्चर को बढ़ाने की भी ये बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम थ्रू। ठीक है, तो कल्चर जो है हमारा, जो करिकुलम का कंस्ट्रक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा कंस्ट्रक्शन हो जिसमें कल्चरल जो सब्जेक्ट्स हों, जिससे बच्चों में कल्चरल जो है डेवलपमेंट हो सके। उसके लिए इन्होंने कहा है कि आर्ट, डांस, ड्रामा, यू सी इन द लास्ट लाइन, आप इसमें लास्ट लाइन में इसको देख सकते हैं कि आर्ट, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, क्राफ्ट और प्रैक्टिकल स्किल्स पे क्या किया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इससे क्या हुआ, डांस वगैरह, डांस, आर्ट, ड्रामा, म्यूज़िक से जो कल्चरल जो अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट की वो बेहतर हो सकेगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जैसे मैंने अभी कहा कि ये नेशनलिज्म से भी बेस्ड थे। तो जैसे मैंने ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की थी तो ये आइडियलिज्म से बेस्ड हो गया। कल्चर की बात की कि ये कल्चरल डेवलपमेंट की भी बात करते थे, तो उसके लिए उन्होंने आर्ट, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, ये सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया है, क्राफ्ट वगैरह को। सेम एज इट इज़ ये नेशनलिज्म से भी बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने एक्टिविटीज़ बेस्ड करिकुलम को यानी कि करके सीखने को बहुत महत्व दिया है। और आप यहाँ पे देख सकते होंगे सपोर्टर ऑफ एक्टिविटीज़ बेस्ड करिकुलम, यानी कि करिकुलम ऐसा हो जो एक्टिविटीज़ बेस्ड हो। ठीक है, और इन्होंने इंटेलेक्ट को बढ़ाने के साथ साथ इंटेलेक्चुअल और फिजिकल दोनों ही के विकास को बढ़ाने के लिए ऐसे करिकुलम कंस्ट्रक्ट हो जिससे बालक का इंटेलेक्चुअल और फिजिकल दोनों ही साइड क्या हो सके, डेवलप हो सके।
सेम एज इट इज स्पिरिचुअल साइड ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब हम स्कूल की बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल कैसा होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि शांति निकेतन की स्थापना जो थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो अगर आप शांति निकेतन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पूरा स्कूल का कंस्ट्रक्शन, करिकुलम और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब पता चल जाएगा। बिकॉज दिस स्कूल जो था वो फुल जो था इनके एजुकेशनल व्यूज़ पर जो है वो बनाया गया है। सो देन वी विल स्टार्ट विद द स्कूल। ठीक है, अब हम स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हिम विद्यालय, अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है विद्यालय ऐसा बना होना चाहिए जो कि पीसफुल हो, शांतिपूर्ण हो और जहाँ बच्चे जो हैं पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ सकें। और जैसे कि प्रकृतिवादी जो हैं वो प्रकृति के साथ संपर्क करके मतलब विद्यालय की बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के स्कूल की। सेम एज इट इज़ ये भी जो है प्रकृति के साथ साथ संबंधित जो है स्थापित करने की बात करते हैं। और एक बात ये भी है कि जिसे मैंने भी आपको बताया कि कल्चर को बहुत मानते थे, तो सांस्कृतिक जो धरोहर है, ठीक है, उसको संरक्षित और हस्तांतरित, ठीक है, उसका ट्रांसमिशन और प्रिजर्वेशन, ठीक, दोनों ही क्या हो स्कूल के द्वारा हो सके। इस चीज़ पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है। अब हम इनकी देखेंगे व्हाट वाज दी टीचिंग मेथड। ठीक है, कौन कौन से टीचिंग मेथड इन्होंने मतलब बताया है। तो आप यहाँ पे टीचिंग मेथड्स देख पा रहे होंगे कि द फर्स्ट वन इज एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है, यानी कि करके सीखना। प्ले एक्टिविटीज यानी कि खेल के द्वारा सीखना। टीचिंग बाय वॉकिंग, लर्निंग विद जॉय, खुद से स्व अध्याय को बहुत महत्व दिया क्योंकि इन्होंने स्वयं के जीवन में भी स्व अध्याय यानी कि सेल्फ लर्निंग के थ्रू क्या किया था, एजुकेशन को गेन किया था। और ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, नरेशन कम डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन मेथड जो नरेशन कम डिस्कशन मेथड है उसके ऊपर। फील्ड ट्रिप यानी कि नेचुरलिज्म की जो फील्ड इसको बहुत मानती है। फील्ड ट्रिप यानी कि जो भी है हमको करके सीखना है, तो एक्टिविटीज़ बेस्ड मेथड हो गया। और नेचुरलिस्टिक मतलब हर चीज़ को संपर्क में मतलब प्रकृति के संपर्क के साथ जो है हमें सीखना है, तो फील्ड ट्रिप जो है उसको उन्होंने क्या किया है अपने टीचिंग मेथड्स में, एजुकेशनल एम्स में इंट्रोड्यूस किया है। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि कौन कौन सी हो गई, चर्चा और प्रश्नोत्तर विधि, गतिविधि, भ्रमण और क्षेत्र भ्रमण विधि, ठीक है, अनुभव द्वारा सीखना, सेल्फ लर्निंग, स्वाध्याय द्वारा सीखना और क्रिया द्वारा सीखना, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट जो है वो देखेंगे कि जैसे हम टीचर की बात करते हैं, तो अगर हम जब टीचर के बारे में देखते हैं तो टीचर को क्या होना चाहिए कि उसको जो है फ्रीडम, परफेक्शन और यूनिवर्सैलिटी की जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करने वाला होना चाहिए। वो खुद परफेक्ट हो, वो खुद स्वतंत्र हो। टीचर ऐसा हो जो कि क्या हो, चाइल्ड का जो चाइल्ड को फैसिलिटेट कर सके, उसको क्या कर सके। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि टीचर स्कीम ऑफ एजुकेशन कीप द चाइल्ड इन द सेंटर एंड द रोल ऑफ द टीचर्स टू फैसिलिटेट द चाइल्ड टू लर्न हिज ओन, ठीक है। कैसे होना चाहिए टीचर, जो स्टूडेंट को भी सेंटर में रखे, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या कर सके, मतलब उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग शिक्षा प्रदान करे और क्या करे। अगर हम लोग टीचर्स की बात करते हैं तो टीचर को क्या होना चाहिए, एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए। चाइल्ड को सेंटर में रख करके उसको अपने स्टूडेंट को क्या करना है, मार्गदर्शन करना है स्टूडेंट का। और जो टीचर की इन्होंने बात कही है, उन्होंने ये मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि वो खुद स्वतंत्रता को मानने वाला होना चाहिए, वो खुद परफेक्ट होना चाहिए। और टीचर्स जो होना चाहिए वो गुड लर्नर फर्स्ट होना चाहिए। खुद क्या है सीखने के लिए सर्वर हमेशा क्या हो,
प्रेरित रहे, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो बहुत ही ज़्यादा इस बात की संभावना है या इम्पॉसिबल है कि वो अपने छात्रों को स्वयं पढ़ा सके। यानी कि जो टीचर है वो खुद भी क्या हो, सीखने वाला हो। जब वो खुद सीखेगा तब वो अपने स्टूडेंट्स को क्या कर पाएगा, सिखा पाएगा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो शांति निकेतन पर होगी। ओके, हैव अ नाइस डे।